प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान में सामंत प्रथा या सामंतवाद पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सामंत प्रथा का अर्थ, सामंत प्रथा का जन्म और सामंत प्रथा या सामंत व्यवस्था का स्वरूप, सामंतों की श्रेणियां पर चर्चा करेंगे। सामंत प्रथा का अर्थ। सामंत प्रथा या सामंत पद्धति एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का रूप थी, जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता था और उसके साथ उसके अपने कुल के वंशज या अन्य राजपूत कुल के वंशज उसके साथी और सहयोगी के रूप में रहते थे। सामंत प्रथा का जन्म। विद्यार्थियों, सामंत प्रथा के जन्म के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सामंत प्रथा का जन्म कब हुआ। 12वीं सदी से 19वीं सदी तक के राजस्थान के सामाजिक जीवन में सामंत प्रथा का विशेष महत्व रहा है। इस प्रथा का जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ, यह काफी विवादास्पद प्रश्न है, परंतु इतना निश्चित है कि इसका जन्म राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही हो गया था, क्योंकि वह शासकों की सैनिक व्यवस्था एवं संगठन के साथ जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार राजस्थान के विभिन्न राज्यों में किसी न किसी देवी उत्पत्ति के राजवंश के शासक के अधीन थे, वे अपनी सुरक्षा एवं सहायता हेतु अपने राज्य में अपने ही वंश के सामंत को जागीर देकर उनका सम्मान करते थे। प्रत्येक शासक की तरह सामंत भी प्रतिष्ठित तथा सम्मानीय माना जाता था। राजा उन्हें विशेष अधिकार देता था। ये सामंत प्रशासन एवं युद्ध में अपना विशेष योगदान कर राजा की सेना तैयार करते थे। इस प्रकार राजस्थान में राजपूत वंश पर यह सामंत प्रथा आधारित थी। राजा लोग सामंतों को सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करते, उनके साथ भाईचारे का संबंध रखते और अन्य कार्यों में उनसे सलाह मशवरा भी करते। अतः राज्य में सामंतों का काफी प्रभाव था। जगदीश सिंह गहलोत ने सामंत व्यवस्था पर लिखा है। वो इसके बारे में बताते हैं कि सामंत प्रथा का उस समय जन्म हुआ जब राजा को जन सैनिक एवं प्रजा से अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ी। राजा ने अपने संबंधियों को आजीविका के लिए भूमि दी, जो आवश्यकता के समय सशस्त्र सैनिकों के रूप में उसकी सहायता कर सकें। जागीरदार अपने गांव और भूमि की देखभाल करते थे और प्रशासन में भाग लेते थे। राजा की विजय या पराजय पर इनका जीवन या भविष्य निर्भर करता था। मध्यकाल में मुगल राज्य के अंतर्गत जागीरदारी प्रथा की आशातीत वृद्धि हुई थी। अतः सामंत व्यवस्था का उदय काल 12वीं सदी मानना ही उचित होगा, जो कि राजस्थान की राजतंत्रात्मक व्यवस्था की देन मानी गई है।
सामंत व्यवस्था का स्वरूप। लगभग सभी राजपूत राज्यों के संगठन में कुलीन भावना की प्रधानता थी। राज्य का स्वामी एवं कुल का नेता होने के कारण शासक का विशेष महत्व होता था। राजस्थान की सामंत व्यवस्था प्रबल ही नहीं, व्यापक भी थी। डॉक्टर R.P. व्यास का कहना है कि राजस्थान के राज्यों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% भूभाग सामंतों के अधिकार में था। यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं, सामंतों के संबंध में बहुत सी बातें यूनान के लोगों ने सिंध नदी के निकटवर्ती राज्यों से सीखी। यूनान का बादशाह सिकंदर आक्रमण करके और विजय प्राप्त करके परंपरागत राजाओं को अपने अधीन कर लेता था। उनका स्वरूप सामंतों जैसा ही था। जैसा कि चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इस बात की चर्चा की है कि शासन की सामंत प्रणाली का यहाँ भी कुछ दृश्य देखने को मिलता था। यूरोप के देशों में भी प्रभुत्व कर्मचारियों को भूमि अथवा कुछ गांवों का इलाका दिया जाता था। वे भी सामंतवादी के ही प्रतीक थे। फ्रांस के राजा शार्लमैन के यहाँ राज कर्मचारियों की अलग अलग श्रेणियां बनी हुई थी। उनमें छोटे बड़े सभी प्रकार के कर्मचारी थे। राजपूत राज्यों में हमें कुछ उसी प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। मेवाड़ के सामंतों को राजधानी के निकट भूमि नहीं दी जाती थी। जो इलाका इनको दिया जाता था उसके बदले में उनको राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता था। मेवाड़ के सामंतों के सामने सीमा पर नियुक्त होने के कारण युद्ध बनते ही रहते थे, परंतु राज्य के जो सामंत ऊंची श्रेणी के होते थे उन्हें साधारण अवस्था में युद्ध नहीं करने पड़ते, बल्कि सेना के किसी अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेज देते थे। उस समय सामंतों की श्रेणियां भी बन गई थी, जिसमें हम राजवी सामंत, सरदार सामंत, गयानक सामंत और मुत्सदी सामंत जैसी श्रेणियों की जानकारी हमें मिलती है। राजवी सामंत। राजवी सामंत वे होते थे जो राजा के अधिक निकट होते थे। राजा को उनके जीवन यापन के लिए जागीर देनी होती थी। राजा की तरफ से मिले हुए इलाकों पर इन सामंतों को सालाना आय करीब 50,000 से 1 लाख तक की होती थी। इस श्रेणी के सामंत राजा के आगमन पर राजभवन में जाते थे। 3 पीढ़ियों के उपरांत ये राजवी सामंत साधारण श्रेणी के सामंतों में आ जाते थे तथा इन्हें रेख, हुक्मनामा, चाकरी दर जो अन्य को निर्धारित थी कर देना पड़ता था। उसी दर से राजवी सामंतों को खजाने में धनराशि जमा करानी पड़ती थी। सरदार सामंत। इनकी वार्षिक आय 5,000 से 50,000 तक के लगभग होती थी। ये राजा के अनुसार कार्य करते थे। प्रत्येक अवस्था में राणा के अधिकार में इन्हें रहना होता था, परंतु जब ये सामंत दूसरी बार उपस्थित होते थे तो राजा को अपने आसन से उठकर उनका अभिवादन करना पड़ता था। सामंत
को अपनी तलवार राजा के चरणों में रखनी होती थी। इस श्रेणी के सामंत जैसे मारवाड़ के सामंत थे, इनके अधिकार में एक छोटी सेना भी रखी जाती थी। गयानक सामंत। इस श्रेणी के सामंतों के संबंध राज परिवार से वैवाहिक संबंध जैसे होते थे। दूसरी तरफ राणा के परिवार में उत्पन्न होने वाले राजकुमारों को एक निश्चित अवस्था तक बाबा कहा जाता था। उनके पालन पोषण के लिए एक निश्चित भूमि दी जाती थी। यह सामंत राजकुमार को सभी प्रकार की शिक्षाओं से प्रशिक्षित करता था। मुत्सदी सामंत। ये सामंत अधिकतर मारवाड़ में होते थे, जिसके अंतर्गत सामंतों को कार्य करने के बदले जागीरी मिली हुई थी। इनकी वार्षिक आय करीब 5,000 रुपये होती थी। ये राजा के अनुसार कार्य करते। प्रत्येक अवस्था में इनको राजा के अधिकार में रहना पड़ता था। इन सभी सामंतों की श्रेणियों के अलावा और भी कुछ श्रेणियां थी, जैसा कि डॉक्टर R.P. व्यास के अनुसार, जिसमें हम इनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 राजवी, जिसमें शासक परिवार के सदस्य होते थे। नंबर 2 सरदार, पितृ परंपरागत जो सामंत होते थे। और नंबर 3 मुत्सदी, प्रमुख दरबारी इस श्रेणी में आते थे। राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति पैदा होने पर अथवा बाहरी शक्ति के आक्रमण करने या आक्रमण की संभावना पर मेवाड़ के सभी सामंत राणा की सभा में आकर एकत्रित हो जाते। राणा उनके साथ विचार विमर्श करता। सामंतों के निर्णय के विरुद्ध राणा को कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। यदि सभा में किसी सामंत को नहीं बुलाया गया तो वह सामंत अपना अपमान समझता था। प्रत्येक सामंत के अधिकार में कुछ सरदार होते थे और कुछ प्रमुख कर्मचारी होते। सामंतों के अधीन उसके प्रतिनिधि दरबारी, कवि, विद्वान होते, जो उसको सलाह और परामर्श देते थे। सामंतों की सेनाओं की संख्या अलग अलग होती थी। सामंत की आय के हिसाब से वह सेना रख सकता था। सामंत को राजा के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता। इस तरह हम देखते हैं कि सामंतों की स्थिति राजा की स्थिति पर भी निर्भर करती थी और राजा को इन सामंतों से सलाह मशवरा इत्यादि करना भी पड़ता था। राजा के आदेश से वह युद्ध करता था। यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित भी किया जा सकता था, जो यूरोपीय सामंत प्रथा पर निर्भरता का संकेत देता है। राजा को यह अधिकार था कि आज्ञा को न मानने पर वह भूमि को जब्त कर सकता था तथा उनके पदों से हटाया जा सकता था। डॉक्टर शिवचरण के अनुसार प्रशासनिक पदों पर राजपूतों के अलावा अन्य जाति के व्यक्ति को भी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जा सकता था। उन्हें खर्च चलाने के लिए जागीरें दी जाती थी। श्यामल दास ने कहा है कि महाराणा अमर सिंह ने अपने राज्य के सामंतों की जागीर मुगल पद्धति के अनुसार हर तीसरे वर्ष में बदल देने का नियम बनाया था। यदि सामंत निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसकी जागीर को नहीं बदला जाता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के सामंतों के संदर्भ में भी लिखा है, महाराणा के दरबार में सामंतों को बड़ा सम्मान था। सामंत महाराणा के प्रमुख सलाहकार थे। सेना के सेनापति के रूप में भी इनकी
सेवाएं कई बार ली जा सकती थी और इन्हें वहाँ नियुक्त भी किया जा सकता था। किसी भी सामंत के मर जाने पर उसकी जागीर खालसा कर दी जाती थी। इसके बाद महाराणा उस सामंत के उत्तराधिकारी को राजधानी में बुलाता, जहां उसे जागीर का स्वामी घोषित करता। किसी भी नाबालिग अर्थात पुत्रहीन सामंत को गोद लेने का अधिकार था। वह नाबालिग सामंत का पालन पोषण अधिकांशतः उसकी माताएं ही करती थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, जिस समय इस प्रथा को तोड़ने देखा, उस समय राजस्थान के सामंत निर्बल हो चुके थे। उस समय इनकी स्थिति केवल एक राज्य के आश्रित के रूप में ही दिखाई देने लगी थी। राजस्थानी नरेश अपने सामंतों को काका, भाईजी आदि आदर सूचक शब्दों से भी संबोधित करते थे, जिससे राज्य में समता के पद और उत्तराधिकार की ध्वनि स्पष्ट तय हो जाती है।